नमस्कार दोस्तों, 11 जुलाई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ क्या है तो इंडिया पुल्स आउट स्टाफ फ्रॉम कांदाहार कंसुलेट। कांदाहार आपका अफगानिस्तान में। आपको पता ही है कि तालिबान ने क्लेम किया है रिसेंटली कि 85% अफगानिस्तान की टेरिटरी उनके पास है। रिसेंटली तालिबान का एक डेलीगेशन मॉस्को भी गया था, जहां पे रशिया को जाके उन्होंने एश्योरेंसेस दी कि देखिए ना हम रशिया की टेरिटरी में घुसने के मूड में हैं और ना ही हम रशिया के जो सेंट्रल एशियन अलाइज हैं उनकी टेरिटरी में घुसने के मूड में। तो आपको पता ही है कि जो तजिकिस्तान की अफगानिस्तान की नॉर्दर्न बाउंड्री है तजिकिस्तान के साथ, वहां पे तालिबानियों ने अटैक कर दिया। तो जो अफगान डिफेंस फोर्सेस थी वो तजिकिस्तान के बॉर्डर के अंदर भाग गई। जब ऑब्वियस बात है, अब ये जो अफगानिस्तान के सोल्जर से इनको लगा कि हम मारे गए, जीत पाएंगे नहीं, तो वो तजिकिस्तान के सोल्जर के अंदर भाग गए, मतलब बॉर्डर के अंदर भाग गए। तो इसी के चलते यहाँ पे मॉस्को ने जब तालिबान से सवाल पूछा तो तालिबान ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर हैं, हम किसी और की सोवरेनिटी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। वो न्यूज़ मैंने कल आपके सामने कवर की थी। अब यहाँ पे चूंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का क्लेम बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये लोग टेम्परेरली बंद कर रहे हैं अपने कांदाहार का कंसुलेट। अब समझिए, ये कांदाहार का कंसुलेट बंद कर रहे हैं, काबुल की एम्बेसी बंद नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही दो कंसुलेट्स बंद हुए थे जलालाबाद में और हेरत में। जलालाबाद और हेरत अफगानिस्तान में भी इंडिया के दो कंसुलेट्स थे। अप्रैल 2020 में ही उनको बंद कर दिया गया था। उस समय पे जब बंद किया गया था तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला था कि भाई हम कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इन कंसुलेट्स को बंद कर रहे हैं। बट एक्चुअली में वजह ये बताई जाती है कि सिक्योरिटी रीजंस वजह थी। उस समय पे भी तालिबान लड़ाई कर रहा था और कहीं ना कहीं जीत रहा था। तो हेरत और जलालाबाद, इन दो जगहों के कंसुलेट्स को बंद किया था और उसके बाद से स्टाफ को वापस भी नहीं भेजा है इंडिया ने। तो अप्रैल 2020 से ये जलालाबाद और हेरत वाले कंसुलेट्स बंद है और स्टाफ वहां वापस भी नहीं गया है। अब कांदाहार का भी कंसुलेट बंद कर दिया गया है और इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फ्लाइट भेजी जा रही है जो कि 50 डिप्लोमेट्स को और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के कुछ पर्सनल्स जिनको वहां पे डिप्यूट किया गया है डिप्लोमेट्स की सेफ्टी के लिए, इनको वापस ले आया जाएगा दिल्ली। ठीक है। ऑफिशियल से पूछा गया कि भाई आप ये मूव क्यों कर रहे हो, कि आपको अफगानिस्तान की सरकार पे भरोसा नहीं है? तो उन्होंने बोला हमको पूरा भरोसा है अफगानिस्तान की सरकार पे। दिस इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर क्यों है कि देखिए, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि तालिबान हो सकता है सिटीज में, प्रोविंशियल कैपिटल्स में अटैक करे और ये जो कांदाहार का शहर है यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। कांदाहार का शहर एक समय पे तालिबान के पूरे कब्जे में था 1990s में, खासकर 1996 से लेकर 2001 तक ये किसके कब्जे में था? तालिबान के कब्जे में था। अब अगर मान लीजिए तालिबानी फोर्सेस फिर से इस कांदाहार शहर में घुसती हैं तो अफगान डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो इनकी लड़ाई है वो काफी फियर्स हो सकती है और इसी के चलते प्रॉब्लम हो सकता है आगे आने वाले समय में ज्यादा हो जाए। इसलिए हम अपनी एक कांदाहार की कंसुलेट को बंद कर रहे हैं, टेम्परेरी बंद कर रहे हैं। हेरत जलालाबाद पहले बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काबुल में जो इंडियन एम्बेसी है वो फंक्शनल है और मजार ए शरीफ जो कि बल्फ प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में है, यहाँ पे जो इंडियन कंसुलेट है वो फंक्शनल है। तो काबुल में इंडियन एम्बेसी और मजार शरीफ में कंसुलेट, ये दोनों फंक्शनल है। जलालाबाद और हेरत वाली अप्रैल 2020 में बंद हो गई थी और कांदाहार का अभी के लिए टेम्परेरी बंद किया गया। ठीक है। अभी रिसेंटली तेहरान गए थे हमारे जयशंकर साहब, मॉस्को गए थे और वहां पे उन्होंने कंसर्न व्यक्त किया कि दुनिया भर में लड़ाई बढ़ती जा रही है, इस प्रकार के सिविल वॉर्स के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हुई है। फिर अभी रिसेंटली आगे अगले हफ्ते में जयशंकर साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल मीट होती है दुशानबे में, वहां पे भी जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुशानबे कौन सी कंट्री में है। ओके, तो ये चीजें हैं। कंसुलेट क्या होता है? कंसुलेट एक डिप्लोमेटिक मिशन है। देखिए, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एम्बेसी मेन हेडक्वार्टर होता है किसी भी एक कंट्री के रिप्रेजेंटेशन का दूसरे कंट्री में, और ये नॉर्मल कर कैपिटल सिटी में होता है। तो यूएस का जो मेन एम्बेसी होगी वो न्यू दिल्ली में होगी, लेकिन यूएस के बहुत सारे कंसुलेट्स हैं, जैसे हैदराबाद में यूएस का कंसुलेट है, मुंबई में यूएस का कंसुलेट है। ये कंसुलेट क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली ऑफिसेस which are subordinate to state's main representation in the capital of that country। तो एम्बेसी मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है देश का और बहुत सारे और कंसुलेट्स होते हैं। जैसे इंडिया की जो मेन एम्बेसी होगी यूएसए में वो वॉशिंगटन डीसी में होगी, उनकी कैपिटल में, और कंसुलेट्स होंगे बहुत और जगह पे, जैसे न्यूयॉर्क में अगर कोई होगा तो कंसुलेट होगा। गॉट इट? जो मेन एम्बेसी होती है उसको आप बोलते हो एम्बेसी या हाई कमीशन। कंसुलेट एक
ऐसी आप कह सकते हो, कंसुलेट भी देखिए ऑफिशियली आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव है एक देश का, बट इसके कुछ और काम होते हैं, जैसे कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करना दो कंट्री के बीच में, बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रमोट करना। फिर अगर आपको यूएसए जाना है और अगर आप हैदराबाद में या चेन्नई में रहते हो और आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, आप कंसुलेट में जाओगे। आप चेन्नई से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाके तो अप्लाई करोगे नहीं वीजा के लिए यूएसए के। अगर आप हैदराबाद में रहते हो या चेन्नई में रहते हो और अगर आपको यूएस ट्रेवल करना है, तो जो सबसे पास कंसुल है वहां पे जाके आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पासपोर्ट इशू करना, फॉरेनर्स को वीजा इशू करना, पब्लिक डिप्लोमेसी करना, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस को मेंटेन करना, ये सब कंसुलेट का काम होता है। ठीक है, इट इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस टू द मेन एम्बेसी और हाई कमीशन। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। देखते हैं आज हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो मृत्युंजय बेहरा ने हमको ज्वाइन किया है, विशाल सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, योगेश धकेर का 3rd मंथ है एज अ मेंबर, और विलोकित गुप्ता का भी 3rd मंथ है एज अ मेंबर। तो योगेश धकेर एंड विलोकित गुप्ता, आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एस रॉय ने हमको ज्वाइन किया है, एकता पवार ने हमको ज्वाइन किया है, दिस इज हर 2nd मंथ एज अ मेंबर, ये ऑलरेडी पहले मंथ मेंबर रह चुकी हैं। कृपा शंकर सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, डॉक्टर ज्योति ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया है, दिस इज हर 3rd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम ज्योति। पीटर्स ईडियो हब ने हमको ज्वाइन किया है, एनोनिमस ने हमको ज्वाइन किया है। तो एनोनिमस, पीटर्स ईडियो हब, डॉक्टर ज्योति ठाकुर, कृपा शंकर सिंह, एकता पवार, एस रॉय, विलोकित गुप्ता, योगेश ढकेर, विशाल सिंह एंड मृत्युंजय बेहरा, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और खासकर मैं हमेशा उन लोगों को स्पेसिफिकली थैंक्स बोलता हूं जो बार बार रिकरिंग तरीके से मेंबर बनते हैं, जैसे योगेश ढकेर हैं, विलोकित गुप्ता हैं, एकता पवार हैं, डॉक्टर ज्योति ठाकुर हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड गर्ल्स, आप मेंबर बन रहे हैं, इससे काफी सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच अगेन। चलिए अब अपने डिस्कशन को चालू रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहां पे आपको लेक्चर्स की मैं पीडीएफ देता रहता हूं और साथ साथ लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी देता रहता हूं। मैं वेबसाइट की लिंक्स अपडेट नहीं कर रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में, उसका रीजन ये है कि मुझे लगता है कि जिसको पढ़नी है वो खुद ही जाके पढ़ लेगा, बार बार लिंक अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वहाँ पे आपके लिए अपलोड हो रहा है। ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है आज की, इसका जो भी इंपॉर्टेंट जिस्ट है, ये पीडीएफ तो देखो मैं अवेलेबल करवा ही दूंगा, बट पीडीएफ में लिमिटेड चीजें लिखी हुई हैं। जो डिटेल्ड जिस्ट है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से भी आर्टिकल को प्रिंट मार सकते हैं। शाम तक अपडेट हो जाता है हर दिन। थोड़ा सा उसको एग्जॉस्टिव तरीके से हम लोग बनाते हैं, इसलिए उसको बनाने में समय लग जाता है। आज एडिटोरियल नहीं है, संडे को एडिटोरियल नहीं आता और मैं एक दिन एडिटोरियल में हमेशा गैप करता हूँ। रीजन बीइंग कि रोज रोज एडिटोरियल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, संडे को आता नहीं है। बाकी एडिटोरियल में जितने भी एनालिटिकल टॉपिक्स होते हैं वो वैसे भी डिस्कस होते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो अपने न्यूज पे चलते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सीज स्टीप फॉल इन Q1। बस छोटी सी न्यूज, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है Q4 में 2020-21 के, और अगर आप उसको कंपेयर करो Q1 ऑफ 2021-22 से, तो इस इन्वेस्टमेंट में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 में जो नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा भी और प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी, ये दोनों कम हुए। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट आप याद रखिए, दिस है। बाकी आपको आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी आर्टिकल में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अलग अलग क्वार्टर्स का कंपैरिजन है। कहीं पे Q1 ऑफ 2021-2022 को Q1 ऑफ 2020-21 से कंपेयर कर देंगे, कभी Q4 को, कभी इस साल के Q1 को पिछले साल के Q4 से कंपेयर कर देंगे। इसलिए ये न्यूज आपको पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन लग सकती है, बट आप पढ़िए मत, मैं आपको जो बता रहा हूं केवल वो सुनिए। तो न्यूज ये है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो भी नई इन्वेस्टमेंट करती है, अब आप बोलोगे सर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट करती है ना। कितनी इन्वेस्टमेंट करती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हमारे जो एग्रीकल्चरल बैंक है उनको पैसा देती है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि भाई तुम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसा दो। यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है। तो ये जो यूनियन की सरकार और राज्य की सरकार, यहाँ पे राज्य की सरकार का भी डाटा जुड़ा हुआ है, तो जो पैसा राज्य की सरकारों के पास जा रहा है वो राज्य की सरकार भी अपने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि Q4 ऑफ 2021, मतलब पिछले साल का जो Q4 था,
जनवरी फरवरी मार्च 2021, वो पिछले साल का क्वार्टर 4 था, उसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1.67 लाख करोड़। और यही कंबाइंड इन्वेस्टमेंट क्वार्टर 1 ऑफ 2021-22 मतलब अप्रैल मई जून 2021 में कितनी हो गई है? 97,376 करोड़। मतलब कितना घटा है? 41.6% घटा है। और स्पेसिफिकली ये अलग अलग सेक्टर वाइज भी बता रखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जनवरी से मार्च 2021 में टोटल जो खर्चा किया गया था वो था 1,33,696 करोड़। और अप्रैल से जून 2021 में कितना था? 69,343 करोड़। यहां पे जो टोटल आप देख रहे हो खर्चा सारे सेक्टर्स का वो कितना है? 1,66,870 करोड़, जो कि 1.67 लाख करोड़ बनता है। और अप्रैल से जून 2021 में कितना है? 97,376 करोड़, जो कि आप कह सकते हो 97 यहीं पे लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल टोटल खर्चा है यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इन दोनों क्वार्टर्स में। तो हम देख सकते हैं कि जो क्वार्टर 1 है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का और जो क्वार्टर 4 था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, इन दोनों में हमें बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 वाला, इसके क्वार्टर 1 में जो इन्वेस्टमेंट है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की वो 41.6% गिर गई है। जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में किस फिगर से किस फिगर तक गिरी है? ये गिरी है। मैन्युफैक्चरिंग में कितनी गिरी है? यहां लिखा है। माइनिंग में कितनी, इलेक्ट्रिसिटी में कितनी, इरिगेशन में कितनी। अब ये एक स्टैटिस्टिक है। ये स्टैटिस्टिक आपको कैसे काम दे सकता है? क्या आपको इस स्टैटिस्टिक्स को नोट में लिखना चाहिए? मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल लिखो, लेकिन आप ज्यादा नोट्स मत लिखो। मैं बताता हूं आपको कितना लिखना है। आप सिर्फ ये लिखो कि भाई क्वार्टर 4 में 2020-21 में सरकार और मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 1.67 लाख करोड़ का। और वही क्वार्टर 1 ऑफ 2020-21 में कितना हो गया? 97,376 करोड़। जिसमें जिसमें आप ये भी लिख सकते हो कि केवल माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। आप देखिए, माइनिंग में पिछले क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 में 4,000 करोड़ का लगभग खर्चा था, जो कि क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना हो गया? 15,315 करोड़। तो यहां पे इंक्रीज देखने को मिला है और एक इंक्रीज आपको इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में देखने को मिला है। तो माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में इंक्रीज देखने को मिला है और मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन में तगड़ा डिक्रीज देखने को मिला है। तो अगर ये ट्रेंड आप कोट कर देते हो बस इतना कि भाई 1.67 लाख करोड़ 97,000 करोड़ हो गया, और इसमें माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी में इंप्रूवमेंट देखा गया, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन में डिक्रीज देखा गया। बस इतना नोट में अपने इनकॉर्पोरेट कर लो। और किसी रेलेवेंट कोविड-19 का क्या इंपैक्ट रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, कोविड-19 के समय पे इकोनॉमी को ऊपर उठाने में गवर्नमेंट ने क्या किया है, या सिंपली कोविड-19 ना भी आए तो इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो वहां पे इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में इस प्रकार का अगर एक स्टैटिस्टिक आप इंसर्ट कर देते हो, आपके कुछ नंबर्स यहां डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपको उसमें एक व्यू पॉइंट देना पड़ेगा और उस व्यू पॉइंट को आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो एक इस प्रकार की स्टैटिस्टिक्स काम की है। अब इस नोट में ये पूरा का पूरा टेबल चेपने मत बैठ जाना कि मैन्युफैक्चरिंग का इतना करोड़ था, इसमें इतना करोड़, इसमें माइनिंग का इतना करोड़, ये पूरी टेबल मत चेपो। मैंने जो ट्रेंड बताया है बस उसको नोट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे स्टैटिस्टिक्स बहुत आएंगे आगे। आपको बस 2 लाइन में खत्म कर देना है अपने इस नोट को, और 2 लाइन कौन सी है वो मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिर प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? तो ऐसा बताया गया है कि 1.1 लाख करोड़ की जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट है वो तो केवल 4 बड़े मैसिव प्रोजेक्ट के चलते आई है। एक 60,000 करोड़ का ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स रिलायंस इंडस्ट्री का, 2 पीवीसी यूनिट से गुजरात में अदानी इंटरप्राइजेस की, एक पीवीसी इंडस्ट्री आपकी 29,200 करोड़ की, एक 10,000 करोड़ की है। ठीक है। अच्छा, ये 10,000 करोड़ की जो है वो आपकी वेदांता की है। जो 2 पीवीसी यूनिट्स गुजरात में अदानी की थी वो 29,200 करोड़ की थी। तो 2 पीवीसी यूनिट्स अदानी की गुजरात में 29,200 करोड़। कॉपर स्मेल्टर वेदांता का 10,000 करोड़, 60,000 करोड़ का रिलायंस का, तो लगभग 1 लाख करोड़ तो यही हो गया आपका प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स जो भी हो रहे हैं वो कुछ मेजर ही हैं। ओके, छोटे छोटे मोटे लेवल पे बहुत सारे नहीं हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अब
खास बात ये कि जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट आई है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से स्टेट में आई है? तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है भाई गुजरात में। ओके, ये जो वेस्टर्न स्टेट है गुजरात, जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स आई हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 1/3 इन्वेस्टमेंट तो गुजरात में गई है। कितनी? लगभग 1.08 लाख करोड़। उसके बाद जो स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट खींची है वो महाराष्ट्र, 43,559 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गई है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो समय समय पे रिलीज होते रहते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन आपने देखा। अब आप बोलोगे सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या है ये इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसको प्रोमिनेंट लेबरर समझाता जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसके तगड़े मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। स्टील, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सब में काम करता है। देखिए आप समझिए, आपने कोई स्कूल बनाया, आपने कोई कॉलेज बनाया, आपने कोई हॉस्पिटल बनाया, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। आपने कोई एक बड़ा एसईजेड बना दिया। अब आपको पता है कि एसईजेड भी स्पेसिफिक होते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एसईजेड होता है, कभी कभी स्टील का एसईजेड होता है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वो सारी सुविधाएं बनाई जाती हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईटी इंडस्ट्री का स्पेसिजेड है या स्टील का है या मान लीजिए मिक्स है, तो इनमें मेजर खर्चा किसको करना पड़ेगा? सरकार को करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी आएगी तो प्लग एंड प्ले, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अवेलेबल होगा, सीधे काम शुरू करेगी। उसी प्रकार से जब सरकार कंस्ट्रक्शन के लिए कोई चीज बनाती है, ओके, फिर स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यहां कहीं पे भी अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में काउंट किया जाता है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे सेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो माइनिंग में क्या होता है आपको पता ही है भाई, कोल वगैरह खोदने में, नेचुरल गैस वगैरह खोदने में जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसको आप कह सकते हो माइनिंग इन्वेस्टमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने में जो खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट्स। इरिगेशन को करने में जो खर्चा हो रहा है, इरिगेशन इन्वेस्टमेंट्स। अब हालांकि इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग में भी कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे अलग से काउंट किया जाता है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन को अलग से काउंट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझ सकते हो स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एसईजेड बनाना, ठीक है, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाना, ओके, आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को कोई बड़ा प्लांट बनवाना, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और इंडियन इकोनॉमी में चीज आपको काम आएगी। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया इस टॉपिक में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पता चलता रहना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम होम टू 27% ऑफ द इंडियाज फ्लावरिंग प्लॉट्स। देखिए इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम। इंडिया के टोटल लैंड मास का केवल 1% लैंड मास सिक्किम में। ठीक है, 27% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन द कंट्री आर फाउंड इन सिक्किम। तो सिक्किम के पास हमारे पूरे देश के लैंड मास का केवल 1% लैंड मास है, लेकिन हमारे पूरे देश में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती है उनके 27% फ्लावरिंग प्लांट सिक्किम में पाए जाते हैं। ये किसने बोला है? ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक पब्लिकेशन ने बोला है। ये जो फ्लोरा ऑफ सिक्किम है, जो कि एक पिक्टोरियल गाइड रिलीज की गई है सिक्किम के द्वारा, यहाँ पे बताया गया है, सिक्किम के द्वारा नहीं, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पे बताया गया कि सिक्किम में 4912 नेचुरली अकरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप पूरे देश की बात करो तो पूरे देश में 18,004 स्पेशीज मिलती हैं नेचुरली अकरिंग फ्लावर प्लांट्स की, और 4,912 अकेली कहां पे मिल रही हैं? सिक्किम में मिल रही हैं। ठीक है, फिर आप देखो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन सिक्किम स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब सिक्किम में 7,096 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फ्लावर्स फैले हुए हैं, और इनकी जबरदस्त डाइवर्सिटी, और ये इसी बात से पता चलता है कि 4,912 नेचुरली अकरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सिक्किम के अंदर। सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इसमें अलग अलग लैटिट्यूडनल इकोसिस्टम्स हैं, थोड़ा नीचे का प्लेन इलाका भी है, थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हर्ब्स और ट्रीज ग्रो करते हैं, थ्राइव करते हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर चेंजेस के साथ एल्टीट्यूड चेंजेस के साथ, मतलब हाइट के चेंजेस के साथ टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर चेंज के साथ वेजिटेशन चेंज होती है। तो सिक्किम एज फार एज फ्लोरल डाइवर्सिटी इज कंसर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो चाइना, भूटान और नेपाल तीनों के साथ बाउंड्री लगाता है, और वेस्ट बंगाल के साथ वो दार्जिलिंग हिल पे जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी अगर आप सिक्किम भी घूमने जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली दार्जिलिंग का भी ट्रिप लग जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको उतरना तो पड़ेगा ही
ये जो बागडोगरा एयरपोर्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां पे, और वहां से फिर गाड़ी पकड़ के आप सिक्किम जाते हो या दार्जिलिंग जाते हो, जहां पे भी घूमना चाहते हो। तो सिक्किम में आपको सब एल्पाइन वेजिटेशन भी मिलती है, टेम्परेट वेजिटेशन मिलती है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है। अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन है, फ्लोरा की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जो सिक्किम का एलिवेशन है वो 300 मीटर्स अबव सी लेवल से 8598 मीटर्स अभी सी लेवल में वेरी करता है। जो सबसे टॉप पॉइंट है सिक्किम का वो है माउंट कंचनजंगा, 8586 मीटर्स की इसकी ऊंचाई है। ओके, हालांकि सिक्किम में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्किम में कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं जो कि सिक्किम की हेल्दी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे कि नाथुला जाने वाली जो सड़क है उस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। अब ये कराना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। नाथुला चाइना के साथ एक बॉर्डर है और चाइना ऑब्वियसली बात है बहुत एग्रेसिव है। तो कल की डेट में चाइना की तरफ से कोई अग्रेशन होता है तो नाथुला वाले रास्ते से हम अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नॉर्थ सिक्किम में बहुत सारे हाइडल पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं और ये हाइडल पावर प्लांट्स हमारे माउंटेन टोपोग्राफी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं ये आपको पता है। तो ये आप कह सकते हो कि एंथ्रोपोजेनिक सीज्मिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं। हाइडल प्लांट्स बनाओगे तो आप बहुत सारे पहाड़ों को खाली करोगे, वहां पे एक बहुत ज्यादा बड़ा डैम बना के पानी भरोगे, तो ओवरऑल उस इलाके का जो जियोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी आ सकती है, छोटे मोटे ट्रेमर्स वहां पे आ सकते हैं और इन छोटे मोटे ट्रेमर्स से कभी कभी डैम टूट भी सकता है, पानी बह भी सकता है, फ्लड भी आ सकता है। इस प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही हैं। जो पब्लिकेशन निकली है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसने बताया कि भाई 532 स्पेशीज ऑफ वाइल्ड ऑर्किड्स ये भी पाई जाती हैं सिक्किम में, और ओवरऑल ये पूरे देश की ऑर्किड स्पेशीज का 40% है। मतलब पूरे देश में जितनी ऑर्किड स्पेशी पाई जाती हैं उसके 40% से ज्यादा ऑर्किड्स तो आपके सिक्किम में पाए जाते हैं। सिक्किम में 36 स्पेशीज रोडेंड्रॉन की पाई जाती हैं, 20 स्पेशीज ओक की पाई जाती हैं, 30 से ज्यादा स्पेशीज हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट्स की पाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। सिक्किम स्टेट की बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पड़ता है। इसका नाम पड़ा है लिम्बू पे, जो कि एक ट्राइब है जिसमें सुहिम भी बोला जाता है। सुहिम नाम का एक शब्द आता है जिसको आप न्यू हाउस बोलते हो, इसी से बना है आपका सिक्किम। सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बना था 1950 में इंडो सिक्किमीज ट्रीटी के थ्रू, जिसके बाद इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी फॉर सिक्किम्स एक्सटर्नल रिलेशंस, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। चाइना की काफी जल गई थी जब सिक्किम इंडिया की तरफ आया था, झुकाव दिखाया था। सिक्किम इंडिया का 22वां स्टेट बना 16 मई 1975 को, क्योंकि वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि सिक्किम इंडिया का पार्ट बनाया जाए। 1975 तक सिक्किम में नामग्याल डायनेस्टी रूल कर रही थी। बाद में इंडियन फोर्सेस वहां पे गई और उसको इंडिया का परमानेंट स्टेट बना लिया। आपसे नीचे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया और फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना लिया गया इंडिया का। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है, ओके, और तीस्ता नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, रंगित, लोनाक, तालुंग, लाचुंग। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि सिक्किम न्यूज में है। तो रिवर से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है डोयन ऑफ आयुर्वेदा पीके वॉरियर पासेस अवे। तो ये आर्यवैदन पीके वॉरियर, ये आयुर्वेदा के फील्ड में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है। इनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है कैलाश मंदिरम में, जो कि हेडक्वार्टर्स था किसका, वैद्य रत्नम पीएस वॉरियर आर्य वैद्यशाला का। तो ये जो कोटाकल में आर्य वैद्यशाला है, यहाँ पे आपके आर्य वैद्यन पीके वॉरियर साहब काम करते थे। आयुर्वेदा में बहुत रिस्पेक्टेड नाम है और आप कह सकते हो कि मैनेजिंग ट्रस्टी थे ये आर्य वैद्यशाला के 1954 से। और ये जो आयुर्वेद का डिकेड ओल्ड, सेंचुरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, इसको बहुत हद तक ग्लोरी और फेम और इंपॉर्टेंस प्रदान की है यहाँ पे अपनी रिसर्च के थ्रू पीके वॉरियर साहब ने। पीके वॉरियर साहब का 70 साल पुराना आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस था, कैरियर था कोटाकल आयुर्वेदा में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वॉरियर साहब थे ये फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई तो इन्होंने अपने आप को आयुर्वेदा के कॉज के प्रति डेडिकेट किया और बहुत कुछ इन्होंने किया है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में काम करते वक्त इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है स्मृति पर्वम। इस किताब को केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है बेस्ट ऑटोबायोग्राफी के लिए 2009 में। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसका नाम है कैंटो ऑफ द मेमोरीज। कैंटो ऑफ द मेमोरीज, स्मृति पर्वम, ये नाम याद रखिएगा,
ये जो पीसीएस और एसएससी में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें पूछा जा सकता है आपको। यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो देखिए कम चांसेस है, पर वहां डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एंड ही वाज आल्सो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस ट्वाइस। अब चूंकि ये चीफ फिजिशियन थे कोटाक्कल आर्य वैद्यशाला के बहुत लंबे समय तक, तो बहुत सारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी इन्होंने ट्रीट किया है। पद्मश्री अवार्ड मिला था उनको 1999 में, पद्म भूषण दिया गया था उनको 2010 में, कैलिकट यूनिवर्सिटी ने भी इनको ऑनर किया था 1999 में, तो और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन से इनको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन अवार्ड भी मिला है। और सिग्निफिकेंस ऑफ आयुर्वेदा तो देखिए आपको पता ही है, आयुर्वेदा एक एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है। तो जो लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन है, लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन वाले हो सकता है आयुर्वेदा के सिद्धांतों में इतना भरोसा ना रखते हो, बट फिर भी मैं आपको बता दूं आयुर्वेदा मेडिकल सिस्टम एक साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम है। इस साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम्स के कुछ रूट्स हैं। रूट्स क्या है? इनका यह मानना है कि मैन इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ 3 ह्यूमर्स, वत्त पित्त काफा। 7 बेसिक टिश्यूज होते हैं एक ह्यूमन की बॉडी में, रास, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र। और बेसिकली इन्हीं को मानते हुए आयुर्वेदा अपने कॉम्बिनेशंस को बनाता है लोगों को ट्रीट करने के लिए। बॉडी के 3 बेस प्रोडक्ट्स होते हैं, माल, मूत्र, स्वेद। ये आप नाम से में समझ सकते हो क्या होता है, और ये आपकी जो 7 बॉडी के मेन भाग है नाम से क्या होते हैं ये भी आप समझ सकते हो। अब रक्त तो आपको पता ही है, मांस आपको पता ही क्या होता है। तो कुल मिला के जो बॉडी की मैट्रिक्स है, जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इन एलिमेंट्स के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ को देखना और उसके लिए दवाई बनाना, ये एंशिएंट आयुर्वेदिक सिस्टम में होता है। एंशिएंट आयुर्वेदिक सिस्टम की 2 प्रकार की ट्रीटमेंट अप्रोच है, एक तो होलिस्टिक अप्रोच, दूसरी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। इसमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, मिटिगेटिव ट्रीटमेंट, रिक्यूपरेटिव ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स सब होते हैं। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में चीज आपको काम आएगी। एक्चुअली में आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फर्जी अपने आप को आयुर्वेदा का एक्सपर्ट बताते हैं, लेकिन आयुर्वेदा के बहुत लिमिटेड एक्सपर्ट्स हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारी लोकेलिटी में कोई आयुर्वेदा का डॉक्टर मिल जाए तो बोलेगा ये दवाई ले लो, ये आयुर्वेदा की है, बट हमें ये पता नहीं होता कि वो जेन्युइनली आयुर्वेदा की है कि नहीं है। वो एक पर्टिकुलर इंसान हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है कहीं। बहुत सारे लोग इंडिया में आयुर्वेदा के ऊपर भरोसा करते हैं, बट आयुर्वेदा के हिसाब से ट्रीटमेंट करने वाले जेन्युइन है या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो अगर आप आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेते हैं बिल्कुल लीजिए, बट एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास जाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जेन्युइन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स होते हैं। जो झोला छाप आयुर्वेदा के डॉक्टर पूछते हैं, मतलब घूमते हैं, उनसे बच के रहिए। कभी कभी वो नमक की गोली बना के आपको दे देंगे और बोलेंगे आयुर्वेदा की गोली है, फिर आपको इफेक्ट नहीं करेगी और आप बोलोगे आयुर्वेदा का फायदा नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट न्यूज है, वियतनाम अपॉइंट्स फर्स्ट ऑनररी कंसल जनरल इन इंडिया। तो वियतनाम ने इंडिया के, खासकर बेंगलोर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एनएस श्रीनिवास मूर्ति साहब, एनएस श्रीनिवास मूर्ति साहब को बेंगलुरु के अंदर ऑनररी कंसल जनरल ऑफ वियतनाम डिक्लेयर किया है। सोचिए, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को, मिस्टर एनएस श्रीनिवास मूर्ति साहब को, जो कि बेंगलुरु के हैं, अगरबत्ती बनाने की इनकी इंडस्ट्री है, इनको वियतनाम ने अपना ऑनररी कंसल जनरल अपॉइंट किया। अब ये अपने आप में आपको बड़ी अजीब बात लगेगी कि यार वियतनाम के कंसल जनरल इंडियन सिटीजन कैसे हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनररी कंसल जनरल कौन होते हैं? ऑनररी कंसल जनरल कैरियर डिप्लोमेट्स नहीं होते हैं। ये वो सिटीजन्स होते हैं जो कि होस्ट कंट्री के होते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं टैक्सेस देते हैं। तो फॉर एग्जांपल वियतनाम का ऑनररी कंसल जनरल बेंगलोर में, बेंगलोर का या इंडिया का रहने वाला ही कोई निवासी होगा जो इंडिया में टैक्सेस देता हो। तो इसीलिए यहाँ मिस्टर मूर्ति को वियतनाम का कंसल जनरल बनाया गया, ऑनररी कंसल जनरल। तो यहाँ पे मिस्टर मूर्ति करेंगे क्या? तो मिस्टर मूर्ति ये जो बेंगलुरु का ज्यूरिसडिक्शन है वियतनाम के कंसल जनरल का, इस इलाके में जितने भी वियतनामी सिटीजन्स हैं उनके हित में काम करेंगे। साथ साथ वियतनाम की इमेज इस पर्टिकुलर इलाके में अच्छी रही, इसके लिए काम करेंगे। अगर वियतनाम का वीजा किसी को चाहिए तो वो प्रोसेसिंग वहां पे होगी। हालांकि वहां पे वियतनाम के भी ऑफिशियल्स डिप्यूट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसल जनरल ही काम कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम की और वियतनाम की इमेज को इंडिया में अच्छा करने के लिए ऑनररी कंसल जनरल्स की पोस्ट पे इंडिया के ही लोगों को अपॉइंट किया जाता है, और ये वर्ल्ड नोन प्रैक्टिस है। और ऐसे बहुत से और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाबर इंडिया के जो चेयरमैन है विवेक बर्मन साहब, ये ऑनररी कंसल जनरल है निकारागुआ के दिल्ली में। फिर फाउंडर एंड चेयरमैन एमिरेटस ऑफ मैक्स ग्रुप अनलजीत सिंह, ये ऑनररी कंसल है सैन मेरिनो की दिल्ली में। फिर आदित्य बिरला ग्रुप डायरेक्टर राजश्री बिरला, ये ऑनररी कंसल जनरल है फिलीपींस के मुंबई में।
तो मतलब कंसल जनरल, हमारे भी जो कंसल जनरल होंगे किसी और देश में, हो सकता है वहीं के कोई नागरिक हो। गॉट इट? तो ये जो मिस्टर मूर्ति है, ये ओनर है और मैनेजिंग पार्टनर है एनके सुबैया शेट्टी इंसेंस की, जो कि अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स बनाती है 1932 से। ओके, तो ये याद रखिएगा कि वियतनाम ने बेंगलुरु में जो उनका कंसुलेट जनरल है, वहां पे ऑनररी कंसल जनरल किसको अपॉइंट किया है? तो एनएस श्रीनिवास मूर्ति को अपॉइंट किया है। बस ये पर्टिकुलर नाम याद रखिएगा, वन लाइनर्स में काम आ सकता है। और ऑनररी कंसल जनरल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई गई होगी। अब आप समझ सकते हो कि चूंकि वियतनाम ने इंडिया के ही एक इंडिविजुअल को ऑनररी कंसल जनरल अपॉइंट किया है, तो कोई छोटे मोटे आदमी को तो अपॉइंट किया नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वियतनाम की तरफ से कोई सैलरी आएगी। अगर वियतनाम अपना कोई कैरियर डिप्लोमेट भेजता तो सैलरी भी वियतनाम ही देता। यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलेगी मूर्ति साहब को बस, लेकिन ये बड़ा रिकॉग्निशन वाली बात होती है, स्टेटस वाली बात होती है कि एक कंट्री आपको इतनी इज्जत दे रही है कि अपना कंसल जनरल बना दे रही है। मतलब आप उस कंट्री की इंडिविजुअल्स के सेफ गार्डिंग के लिए, उस कंट्री की इमेज के लिए यहाँ पे काम करोगे, तो ये अपने आप में एक रिकॉग्निशन की बात है। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पे न्यूज काम आएगी। अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज निकल के आ रही, जयशंकर साहब से रिलेटेड। तो जयशंकर साहब ने रिसेंटली जॉर्जियन क्वीन सेंट कैटेवन, ये जो जॉर्जियन क्वीन सेंट कैटेवन थी, ये 17वीं शताब्दी में जॉर्जिया की क्वीन थी। इनके कुछ होली रिलिक्स पाए गए थे गोवा में। ओके, गोवा में 16 साल पहले ये होली रिलिक्स पाए गए थे और अब इनको यहां पे हैंडओवर कर दिया है इंडिया ने। किसको? जॉर्जिया को। हमारे जयशंकर साहब जॉर्जिया गए हैं 2 दिन की विजिट के लिए। जॉर्जिया एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। अगर हम जॉर्जिया की लोकेशन देखें तो यहां पे आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है, ब्लैक सी के ईस्टर्न एंड पे आपको जॉर्जिया नजर आएगा। ये जो ब्लैक सी का इलाका है ना, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो न्यूज में रहा है। रीजन भी कि ये वही ब्लैक सी है जहां पे आपका ये यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला है और इस क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर रशिया ने कब्जा कर रखा है। तो इस कैस्पियन सी में रशिया भी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, यूके और यूएसए भी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। तो ब्लैक सी का इलाका काफी आप कह सकते हो न्यूज में रहा है। ब्लैक सी के इलाके का पूरा साउदर्न पोर्शन है वो टर्की की बाउंड्री लगाता है। अभी इसी ब्लैक सी के किनारे पे जॉर्जिया भी है। जॉर्जिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नॉर्थ में आपको रशिया नजर आएगा, साउथ में आपको टर्की नजर आएगा, आर्मेनिया नजर आएगा और अजरबैजान नजर आएगा। तो जॉर्जिया किस किस के साथ बाउंड्री लगा रहा है? रशिया के साथ, आर्मेनिया के साथ, अजरबैजान के साथ, टर्की के साथ, और वेस्ट में जॉर्जिया के पड़ता है ब्लैक सी। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिबिलिसी। गॉट इट? तो भाई जॉर्जिया गए थे जयशंकर साहब, 2 डे की विजिट थी और यहां पे जाके इन्होंने, जयशंकर साहब ने, जो जॉर्जिया के इस समय के ब्यूटीट्यूड इलिया टू कैथोलिक पैट्रियार्च हैं ऑल ऑफ जॉर्जिया के, मतलब जॉर्जिया के कैथोलिक चर्च के जो सबसे बड़े हेड हैं, उनको यहां पे उन्होंने प्रेजेंट किए हैं सेंट क्वीन कैटेवन के होली रिलिक्स को। सेंट क्वीन कैटेवन के होली रिलिक्स जॉर्जिया के लिए एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिलिक्स 2005 में सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेंट है ना जो ओल्ड गोवा में, वहां पाए गए थे। और ये कहां लिखा हुआ? तो ये जो मीडिवल पुर्तगीज रिकॉर्ड्स थे वहां पे लिखा हुआ। तो खास बात ये है कि जॉर्जिया से ये होली रिलिक्स गोवा में आए थे 1627 में और उसके बाद सेंट ऑगस्टीन कॉम्प्लेक्स में इन होली रिलिक्स को रखा गया। 2017 में जॉर्जियन गवर्नमेंट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि भाई इस रेलिक को आप कुछ दिन के लिए जॉर्जिया में भेज दीजिए, हम इसको 6 महीने के लिए एक्सहिबिशन में रखना चाहते हैं। तो इंडिया ने जॉर्जिया की बात मानी और इन होली रिलिक्स को वापस जॉर्जिया भेजा। उसके बाद आप देखोगे कि जब ये होली रिलिक्स 2017 में जॉर्जिया पहुंचे तो इसके हिज होलीनेस एंड ब्यूटीट्यूड इलिया टू ने इन रिलिक्स का खुद स्वागत किया और जॉर्जिया के सारे चर्चेज में, जो बड़े बड़े चर्चेज हैं, वहां पे ये जो होली रिलिक्स थे वहां पे गए और लोगों ने इनको देखा, डिस्प्ले किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जॉर्जिया के कल्चर के साथ ये होली रिलिक्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। किसके? तो जॉर्जियन क्वीन सेंट कैटेवन के होली रिलिक्स। 2018 में ये होली रिलिक्स इंडिया वापस आ गए। तो पहले 6 महीने के लिए भेजे गए, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, लगभग 1 साल तक ये होली रिलिक्स जॉर्जिया में रहे। फाइनली इंडिया ने इन होली रिलिक्स को वापस इंडिया में मंगवा लिया 30 सितंबर 2018 को। लेकिन उसके बाद से जॉर्जियन सरकार बार बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये होली रिलिक्स हमारे कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज इसको आप हमें इन्हें दे दीजिए। तो इन होली रिलिक्स के एक पार्ट को ऑफिशियली हमारे जयशंकर साहब ने जॉर्जिया को दे दिया है और दिस इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। मतलब कल्चरल तरीके से, रिलीजियस तरीके से इंडिया जॉर्जिया के साथ जुड़ रहा है, तो इंडिया की जो इमेज है ना, गुडविल इमेज है ना, वो जॉर्जिया में बहुत हद तक बढ़ेगी इस पर्टिकुलर स्टेप से। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं
क्यूबा ने एक कॉन्जुगेट वैक्सीन तैयार की कोविड-19 की। क्यूबा में रिसेंटली 2 वैक्सीन बहुत न्यूज में रही हैं। एक तो अब्दाला वैक्सीन अभी अनाउंस हुई थी क्यूबा की, जिसमें बताया गया कि इसके 92.8% एफिशिएंसी है। और अब क्यूबा की स्टेट रन कॉर्पोरेशन बायोफार्मा का यह बोलना है कि उन्होंने इंडिजिनियसली प्रोड्यूस किए सोबराना 2 वैक्सीन, ये भी 91.2 एफिशिएंसी बताई जा रही है फेज 3 ट्रायल्स में। अब देखिए, ये जो दोनों क्यूबा की वैक्सीन आई हैं, इनकी जो फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट है 90% से ज्यादा एफिशिएंसी बताते हैं। 90% से ज्यादा एफिशिएंसी बहुत कम वैक्सीन की है। फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, इनकी जो एफिशिएंसी थी फेज 3 ट्रायल में भी 2 शॉट्स के बाद वो 90% से ज्यादा थी। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना 2 शॉट वैक्सीन है, और सोबराना और अब्दाला जो कि क्यूबा की वैक्सीन है, ये 3 शॉट वैक्सीन है। तो याद रखिएगा, अब्दाला एंड सोबराना 2, पहली बात तो याद रखिएगा ये क्यूबा की वैक्सीन है, दूसरा ये 3 शॉट वैक्सीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई, इंपॉर्टेंट तो नहीं, मैं कहूँगा डिटेल्स दी गई है, यहाँ पे किसी काम की नहीं है। जैसे कि अब्दाला में जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस का, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड एडजुवेंट के साथ उसको मिलाया जाता है। सोबराना 2 में स्पाइक प्रोटीन को केमिकली लिंक किया जाता है टिटनस टॉक्सोइड के साथ, जिससे को कॉन्जुगेट वैक्सीन बन जाता है। इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कॉन्जुगेट वैक्सीन होती क्या। कॉन्जुगेट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती हैं जिसमें 2 कॉन्जुगेट्स होते हैं, 2 एंटीजन होते हैं। एक एंटीजन वीक एंटीजन होता है, एक एंटीजन स्ट्रांग एंटीजन होता है। तो वीक वाला जो एंटीजन होता है वो एक्चुअली में वो वायरस होता है जिससे इम्यूनिटी चाहिए होती है। तो वो जो वीक वायरस है उसको वायरस दबा के जो स्ट्रांग एंटीजन है वो इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत तेजी से उस वीक वायरस के ऊपर एक्ट करवाएगा, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ले आएगा। कंजुगेट वैक्सीन को नॉर्मल कर केसेस में बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी बहुत सी कॉन्जुगेट वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट इंडिया में और पूरे दुनिया में कॉन्जुगेट वैक्सीन को ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। प्रॉब्लम बस ये है कि कॉन्जुगेट वैक्सीन को बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वायरस के लिए नहीं। वायरस के लिए अगर आपको कोई वैक्सीन बनानी है तो सिर्फ एंटीबॉडी नहीं चाहिए, किलर टी सेल्स भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये जो कॉन्जुगेट टेक्नोलॉजी है, इसमें की किलर टी सेल्स कैसे बनाए जा रहे हैं, तो इन किलर टी सेल्स के लिए एक टिटनस टॉक्सॉइड के साथ मिलाया जा रहा है इस वैक्सीन के स्पाइक प्रोटीन को। तो ये जो टिटनस टॉक्सॉइड है ये टी सेल इम्यूनिटी लेके आएगा, टी सेल रिस्पॉन्स लेके आएगा, और जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स लेके आएगी। तो ओवरऑल ये जो सोबराना 2 नाम की कंजुगेट वैक्सीन है, ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के साथ साथ आपका ये जो दूसरा रिस्पॉन्स होता है टी सेल रिस्पॉन्स होता है वो भी लेके आएगा। तो ये काम होता है कंजुगेट वैक्सीन का। कंजुगेट वैक्सीन के बारे में याद रखिए, एक वीक एंटीजन, एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन। जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन है वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स लेके आएगा और वीक एंटीजन वायरस को दबाएगा। बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती थी कॉन्जुगेट वैक्सीन, लेकिन इनको वायरस में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इन कंजुगेट वैक्सीन को क्या किया गया, सोबराना 2 को एक टिटनस टॉक्सॉइड के साथ जोड़ा गया है। ये टिटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन ऑलरेडी इंडिया में और पूरी दुनिया में दिया जाता है। तो वो जो टिटनस टॉक्सॉइड होता है ना, वो हमारी टी सेल इम्यूनिटी को बूस्ट देता है। और कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए केवल एंटीबॉडी नहीं, टी सेल बूस्टिंग इम्यूनिटी भी चाहिए। तो ये जो कंजुगेट वैक्सीन है सोबरामा 2, ये टी सेल इम्यूनिटी प्लस एंटीबॉडी इम्यूनिटी दोनों को बढ़ाती है, जिसके चलते एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जाता है और इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये कंजुगेट वैक्सीन का कंसेप्ट है। जनरल स्टडीज पेपर 2 डिजास्टर में चीज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज, नासा आईसैट ने 2 और एक्टिव सब ग्लेशियल लेक्स को डिस्कवर किया है एंटार्क्टिका की आइस शीट के अंदर। अभी 2 नई सब ग्लेशियल लेक्स मिली हैं, ये पता चला है किससे, नासा के अर्थ अब्सॉर्बिंग लेजर इंस्ट्रूमेंट से। हालांकि सब ग्लेशियल लेक्स आपकी एंटार्क्टिका में एग्जिस्ट करती हैं, ये बहुत पहले से नासा को पता है। एक ग्लेशियोलॉजिस्ट थी हेलेन एमेंडा फ्रिकर, उन्होंने 2007 में ही ये अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि भाई एंटार्क्टिक आइस शेल्फ्स के नीचे एक हिडन नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड लेक्स का, और ये इंटरकनेक्टेड लेक्स एक्टिव है। देखिए, एक्टिव लेक का मतलब क्या हो गया, एक लेक होती है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आइसोलेटेड है, उसमें वाटर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो वहीं पे दबी हुई है। एक लेक होती है जो बाकी बॉडी से थ्रू जुड़ी रहती है, समझ गए। तो ये लेक्स एक्टिव लेक्स इसलिए कही जा रही है क्योंकि पूरा का पूरा एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है इन लेक्स का। और ऐसी 2 लेक्स अभी रिसेंटली पाई गई हैं नासा के आईसैट के थ्रू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये नासा का आईसैट, इसका नाम क्या है, नासास आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2, इसको आप आईसैट 2 बोलते हो। ये नासा का अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है फॉर मेजरिंग आइस शीट एलिवेशन एंड सी आइस थिकनेस। लैंड टोपोग्राफी को मेजर करता है, वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्लाउड्स को। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 15 सितंबर 2018 को
वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया से। ओके, तो ये आईसैट डाटा को मेजर करके ये लोग आइस शीट्स की थिकनेस पता करते हैं, ये पता करते हैं कि आइस शीट्स के नीचे ग्लेशियर लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक्टिव वाटर सिस्टम किस प्रकार का है, ये एक्टिव वाटर लेक्स कैसे दूसरी लेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं, पूरा का पूरा मैप यहाँ पे डिवाइस किया गया है। और इस मैप से इसमें और फर्दर शोध की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि कैसे ये सब ग्लेशियर लेक्स बनती हैं और कैसे गायब हो जाती हैं अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपको आर्कटिका नजर आ रहा है, यहाँ लेक वॉस्टॉक है, ऊपर आपको इतनी लंबी 2.2 मील सिल्ली बर्फ दिख रही है और नीचे यहाँ पे आपको एक सब ग्लेशियर लेक मिल रही है। और ये जो सब ग्लेशियर लेक्स है ना, ये ऐसे ही नीचे बाकी लेकों से भी जुड़ी हुई होंगी। तो ये कैसे जुड़ी हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनके अंदर कितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसके बारे में अब शोध आगे होती रहेगी। जनरल स्टडीज पेपर में फिजिकल ज्योग्राफी में न्यूज आपको काम आएगी। तो जितना हॉलिस्टिकली मैं आपको चीजों को पढ़ा सकता था उतना मैंने आपको बताया है। आपका फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, किसी इंस्टाग्राम ग्रुप में या किसी फेसबुक ग्रुप में हो जहां पे बच्चे हो पढ़ने वाले इस तरीके के, तो उनको इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।